दोस्तों, नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें इस यूनिवर्स के कोने कोने में झांकने का मौका दिया है और अब इसी टेलीस्कोप ने एक ऐसा स्टार खोज निकाला है जो आज तक का खोजा गया सबसे दूर वाला स्टार माना जा रहा है। 30 मार्च 2022 को नेचर जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इसे ब्रायन वेल्च और डेन कोई ने लिखा था, जो बाल्टीमोर की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर्स है। नासा की वेबसाइट के अनुसार ये स्टार हमसे इतनी दूर है कि लाइट को इससे धरती तक आने में 12.9 बिलियन ईयर्स यानी कि 1290 करोड़ सालों का वक्त लगा है। अब अगर यूनिवर्स के एक्सपेंशन को ध्यान में रखें तो ये तारा अगर आज एग्जिस्ट करता होगा तो ये आज हमसे 2800 करोड़ लाइट ईयर्स दूर होगा। आज जिस लाइट की मदद से हमने इस तारे को देखा है वो लाइट इस तारे से तब चली थी जब बिग बैंग को कुछ 90 करोड़ साल ही हुआ था, यानी कि ये उस समय का है जब इस यूनिवर्स की शुरुआत हो रही थी। और हमारा आज का ये सोलर सिस्टम इसका तो नामो निशान भी नहीं था। और यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने इसका नाम इरेंडेल रखा है, जिसका मतलब होता है मॉर्निंग स्टार। लेकिन दोस्तों, आखिर वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स में इतनी दूर एक स्टार को कैसे खोज निकाला? उन्हें कैसे पता चला कि ये लाइट सोर्स जो हम देख पा रहे हैं वो किसी स्टार की है? और इस डिस्कवरी के हम इंसानों के लिए क्या मायने हैं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं हमारे ब्रह्मांड में मिला सबसे दूर वाले स्टार के बारे में। अब दोस्तों, आमतौर पर जब हम यूनिवर्स में इतनी दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को खोजने की कोशिश करते हैं तो हमें ये दिखाई ही नहीं देते। पृथ्वी से इतनी ज्यादा दूरी पर हमने आज तक कुछ गैलेक्सीज की ही खोज की थी और उनकी इमेजेस भी हमें बहुत ही ज्यादा फेंट मिली थी। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स में इतनी ज्यादा दूरी पर स्थित एक गैलेक्सी के अरबों तारों में से एक को खोज निकाला हो? वेल दोस्तों, ये कमाल है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का। इस फेनोमेनन के बारे में मैं अपने पिछले वीडियोस में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में हुआ कुछ यूं कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण इरेंडेल की होस्ट गैलेक्सी कुछ ज्यादा ही मैग्नीफाई हो गई और एक लंबे क्रेसेंट शेप की लगने लगी। अब इस गैलेक्सी को लेंस करने का श्रेय WHL 013708 नाम की गैलेक्सी को जाता है। अब इस गैलेक्सी में लाइट का एक सोर्स कुछ ज्यादा ही मैग्नीफाई होकर चमक रहा था और उसका रेड शिफ्ट 6.2 का था। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये वैल्यू काफी ज्यादा होती है। अब दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर वैज्ञानिकों ने इसका रेड शिफ्ट कैसे मेजर किया? वेल दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूं कि जब लाइट जैसी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लंबी डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है तो इसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है और फ्रीक्वेंसी और फोटोन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। इसे ही हम रेड शिफ्ट कहते हैं। अब दोस्तों, आमतौर पर जब हमें किसी स्टार का रेड शिफ्ट पता करना होता है तो हम उससे आने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम हासिल करते हैं और फिर उसे स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम से कंपेयर करते हैं। इसमें हमें स्पेक्ट्रल लाइंस का जो शिफ्ट देखने को मिलता है उसके आधार पर हम किसी स्टार के रेड शिफ्ट को डिक्लेयर करते हैं। लेकिन इस टेक्निक के इस्तेमाल के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में लाइट की जरूरत होती है। अब इरेंडेल से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल लेंसिंग के लिए तो काफी थी, लेकिन ये हबल में लगे स्पेक्ट्रोग्राफ्स के लिए बहुत ही कम थी और यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने यहाँ पर एक दूसरे मेथड का यूज किया। अब दोस्तों, जब इतनी दूर की गैलेक्सी से लाइट धरती तक आई होगी तो ये अपने रास्ते में कई हाइड्रोजन क्लाउड से गुजरी होगी। जब ये लाइट एक हाइड्रोजन क्लाउड से गुजरती है तो वो हाइड्रोजन क्लाउड एक निश्चित वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका स्पेक्ट्रम लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब जब यही लाइट रे दूसरे हाइड्रोजन क्लाउड से गुजरेगी तो वही लॉन्गर वेवलेंथ वाला एरिया और भी ज्यादा लॉन्गर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट करेगा और ये प्रोसेस ऐसे ही चलते रहेगी। समय के साथ साथ ये स्पेक्ट्रम लाइंस इतनी बड़ी हो जाती है कि हम इनको स्टडी करके आसानी से उस स्टार के रेड शिफ्ट के बारे में जान सकते हैं। अब इरेंडेल जैसे इतनी दूर स्थित गैलेक्सी का रेड शिफ्ट जानने के लिए फिर वैज्ञानिक टेलीस्कोप में अलग अलग कलर फिल्टर्स लगाकर उसे ऑब्जर्व करते हैं। अब जितने ज्यादा उस स्टार का रेड शिफ्ट होता है वो उतने ही हायर स्पेक्ट्रम वाले फिल्टर से विजिबल होता है और इस तरह वैज्ञानिक किसी स्टार के रेड शिफ्ट का अंदाजा लगाते हैं। अब दोस्तों, हम ये तो नहीं कह सकते कि इस मेथड से कैलकुलेट की गई रेड शिफ्ट की वैल्यू 100% एक्यूरेट है या नहीं, लेकिन इरेंडेल का रेड शिफ्ट सच में चौंकाने वाला था। अब जरा इस फोटो को गौर से देखिए। यहाँ आपको एक क्रेसेंट शेप का कर्व दिख रहा है और इसी कर्व पर यह चमकता हुआ ऑब्जेक्ट इरेंडेल स्टार कहा जा रहा है। पर वेट ए मिनट, इरेंडेल जैसी लाइट तो हमें यहाँ कई जगहों पर दिखाई दे रही है, तो क्या ये सभी के सभी स्टार्स हैं? वेल जी नहीं। दरअसल इनमें से कुछ गैलेक्सीज हैं तो कुछ गैलेक्सी क्लस्टर्स है। तो आखिर वैज्ञानिकों ने ये कैसे पता लगाया कि इनमें से स्टार कौन सा है और गैलेक्सी कौन सा है?
वेल दोस्तों, ग्रेविटेशनल लेंसिंग के दौरान अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग पैटर्न में लेंस होते हैं और इन पैटर्न्स को पहचानने के लिए वैज्ञानिक काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए श्याम कलर के सर्कल्स में आपको जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वो रेंडल की होस्ट गैलेक्सी के स्टार फॉर्मिंग रीजन्स है और मैजेंटा कलर में दिख रहे सर्कल्स किसी और गैलेक्सी के स्टार क्लस्टर्स है। लेकिन ये जो पॉइंट आपको इधर दिख रहा है ना, वो ही रेंडल स्टार है। हाँ, रुको भाई, मुझे पता है कि आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि भाई ये स्टार और स्टार क्लस्टर और ये गैलेक्सी एक ही साइज की कैसे दिख रही है। वेल, इसके पीछे का रीजन है कॉन्टूर लाइंस। ग्रेविटेशनल लेंसिंग में ऑब्जेक्ट्स के पैटर्न को स्टडी करने के बाद वैज्ञानिक स्क्रीन पर दिख रही रेड बाउंड्रीज को ड्रॉ करते हैं। यही ग्रेविटेशनल लेंसिंग की बाउंड्रीज है, यानी कि जिस ग्रेविटेशनल लेंसिंग को हम फिलहाल ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके सारे ऑब्जेक्ट्स इसी बाउंड्री के अंदर समाये हुए हैं। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्टूर लाइन के बिल्कुल ऊपर होता है तो हमें वो इनफाइनाइटली मैग्नीफाई होकर दिखाई देता है। हालांकि हमारा स्टार इस लाइन के एग्जैक्टली ऊपर नहीं है बल्कि थोड़ा सा साइड में है। विकिपीडिया के इस आर्टिकल के अनुसार इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह एस्टिमेट लगाया है कि ये स्टार 1000 से 40,000 गुना तक मैग्नीफाइड होकर दिखाई दे रहा है। और तो और वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि रेंडल का पूरा स्टार सिस्टम करीब 2.3 लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, जो कि काफी कम है। आज यूनिवर्स में किसी भी स्टार सिस्टम का डायमीटर करीब 6 लाइट ईयर्स तो होता ही है। और दोस्तों, हमें तो ये भी नहीं पता कि रेंडल एक सिंगल स्टार है या इसका कोई साथी भी है। मतलब यार, ये बाइनरी या फिर ट्राइनरी स्टार सिस्टम भी हो सकता है। तो आखिर 2.3 लाइट ईयर्स में इतना सब कुछ कैसे बन रहा है? वेल, यहाँ आपको ये याद रखनी होगी कि रेंडल अर्ली सोलर सिस्टम में बना था। उस समय तक यूनिवर्स का मास इतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं हुआ था और इस कारण से उस समय बनने वाले तारे काफी ज्यादा डेंस हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका मास हमारे सूरज से 50 से 100 गुना तक ज्यादा हो सकता है, यानी कि ये हमारे सूरज से करीब 100 गुना ज्यादा विशालकाय हो सकता है। रेंडल से पृथ्वी के डिस्टेंस के कारण हम इसकी ऑब्जर्वेशन ठीक तरीके से नहीं कर सकते हैं और इसीलिए इस डिस्कवरी को प्रूव करने के लिए हमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स से गुजरना होगा। जैसे कि क्या गारंटी है कि ये एक स्टार ही होगा? अब जिस गैलेक्सी का ग्रेविटेशनल लेंसिंग हम देख रहे हैं, ये उसमें प्रेजेंट एक ड्वार्फ गैलेक्सी भी तो हो सकती है। वेल, वैज्ञानिक इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर ये कोई ड्वार्फ गैलेक्सी होती तो इसका रेड शिफ्ट कभी भी 6.2 तो नहीं हो सकता था। अब चलिए मैं आपको वैज्ञानिकों के सामने मौजूद दूसरी हाइपोथेसिस के बारे में बताता हूँ। अब जैसा कि आप जानते हैं कि धरती से हम जितना भी आसमान देख रहे हैं उसे हम सेलेस्टियल स्फीयर कहते हैं और इसे अलग अलग कॉन्स्टेलेशन में बांटा गया है। रेंडल स्टार सीटस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है, लेकिन जब हम अपनी गैलेक्सी के बाहर स्थित किसी ऑब्जेक्ट की ओर अपना टेलीस्कोप घुमाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके बीच में मिल्की वे के ऑब्जेक्ट्स भी आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों, जरा यहाँ ध्यान से सोचो कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रेंडल मिल्की वे में ही प्रेजेंट कोई रेड ड्वार्फ या फिर ब्राउन ड्वार्फ है, जिसका कलर और कॉम्पोजिशन ठीक उस गैलेक्सी की तरह लग रहा है जिसमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग हो रहा है? वेल, वैज्ञानिक इस पॉसिबिलिटी को भी डिनाई नहीं कर सकते। 0.01% चांसेस है कि यह हाइपोथेसिस भी सच हो सकती है और रेंडल स्टार की पूरी डिस्कवरी सिर्फ मिल्की वे का ही एक फेंट स्टार हो सकता है। रेंडल की डिस्कवरी को सही साबित करने का एक ही तरीका है और वो है इसकी प्रॉपर स्टडी करने का और इसके स्पेक्ट्रम की सही से जांच करने का। और आपको जानकर खुशी होगी कि वैज्ञानिक इस दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं और आने वाले दिनों में इस स्टार को हबल नहीं बल्कि हाल ही में लॉन्च हुए मैनकाइंड के मोस्ट एडवांस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया जाएगा। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप ही हमारे उस सवाल का जवाब देगा जो पूछता है कि क्या रेंडल हमारे इस यूनिवर्स में बने शुरुआती तारों में से एक है या नहीं। नाउ जस्ट इमेजिन कि इस स्टार की स्टडी करके हम समय के उस पड़ाव से गुजरेंगे जब हमारा ये ब्रह्मांड अपना आकार ले रहा था। रेंडल स्टार, बिग बैंग और उसके बाद यूनिवर्स की फॉर्मेशन और एक्सपेंशन के बारे में काफी सारे राज छिपाए हुए हैं। आई होप कि आने वाले सालों में हम इस स्टार से जुड़ी ढेर सारी मिस्ट्रीज जानने को मिलेंगी। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब भी देते हुए जाना। मुझे ये बताओ कि इस यूनिवर्स का अब तक का खोजा गया सबसे पुराना स्टार कौन सा है और उसकी एज क्या है। अब अगर आप अंतरिक्ष टीवी के रेगुलर व्यूअर हो तो आपको इसका जवाब जरूर पता होगा। अगर पता है तो नीचे कमेंट में लिखो, देखते हैं किसने कितना सीखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।